हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके बीच डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए मॉडल सेट जारी किया गया है, तो आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके डिटेल्स में सॉल्यूशन लेंगे और उसके बाद फिर आप भी देखिए अपनी तैयारी को किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कितना क्वेश्चन आपका अपने से हो जा रहा है, 1 बाय 1 करके आपको भी अपने से चेक करना है। मेरे आंसर देने से पहले आपको अपना आंसर देना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही था या फिर गलत था। अगर गलत था तो कैसे गलत था, इस पे देखना है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा ऊपर में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। ये मॉडल सेट ऑफिशियल मॉडल सेट है, बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है ना। आपको पता होगा जैसे पिछले बार का पैटर्न था सवाल का या नंबर ऑफ क्वेश्चन कह ले, तो आपको जो 70 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है ना। ऐसी 20 क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और ऐसे 6 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है, जिसको हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स का जो सवाल है ना। तो 6 क्वेश्चन में आपको 3 सवाल को सॉल्व करना होता है। तो इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 96, और जिसमें से आपको 50% सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं सवाल क्या है। बाकी जो आपका OMR कैसे रखना है ना, इस तरह से जो भी परीक्षा को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसे इसका हम जो PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे हम, और ऐसे टेलीग्राम पे हम अपना डाल चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला सवाल देखिए आपको दिख रहा है। पहला सवाल क्या कर रहा है ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा होती है। तो अगर हम आपसे बताते चले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q/12। ऐसा आपको याद आ रहा होगा कि दो चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो और एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे हो, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसका जो आघूर्ण है उसको, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 12 है, और इसका जो आघूर्ण है उसको P से लिखा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है? तो आंसर इसकी दिशा जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। किधर से किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ। तो आपका सही आंसर हो गया D नंबर, ऋण से धनावेश की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरा नंबर सवाल जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं बाबू? E से लिखते हैं ना। तो E का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो देखते हैं E का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो E का फॉर्मूला होता है F/Q। E का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। F मीन्स यहाँ फोर्स, तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम लोग? न्यूटन में। और आवेश को किस में मेजर करते हैं? कूलम में, है ना। तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A। सही आंसर आपका है क्या? ऑप्शन नंबर A, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। और आपको बताते चलें कि इसका एक मात्रक और होता है, और वो होता है आपका वोल्ट पर मीटर। हालांकि ये भी सवाल में आपका ऐड कर दिया गया है, आगे आपका इसमें एक सवाल और दिया हुआ है जिसमें वोल्ट पर मीटर भी है, देखेंगे आगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक, एक मात्रक क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक क्या हुआ? वोल्ट पर मीटर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल में कह रहा है ना कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ना। एक कूलम आवेश से दिया हुआ, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है या कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम आवेश बनाता है। तो अगर हम बात करें कि आवेश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक कूलम, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बाबू, Q = Ne। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q का मान कितना दिया हुआ? 1। N आपसे पूछा गया है, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻, बोलो जल्दी, 10⁻ कितना? -19। तो यहाँ पे कूलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहेगा? 1.6 × 10⁻⁻19 रहेगा, है ना, 19 कूलम। अब यहां से n का मान पूछा गया, तो 1.6 को इधर लेके आएंगे, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 = n। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6.25 × 10⁻18 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? B नंबर ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल आपका जो है चौथा नंबर सवाल है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी K का मान जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है।
तो क्या k का मान नेगेटिव, तो k का मान नेगेटिव नहीं होता है ना, k बोले या फिर एप्सिलॉन r बोले हम, तो दोनों बात जो है आपका बराबर है, ठीक है। तो k का मान जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 0.7 पॉइंट में भी नहीं आ सकता है, तो इसका मान जो है परफेक्ट इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.0 यानी 6 है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करे कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है इनमें से किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, किसको मोड़ सकता है ना। तो अगर हम देखें पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है एक्स किरण, तो एक्स किरण पे कोई चार्ज होता नहीं है और विद्युत क्षेत्र केवल चार्ज पर ही फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो इस पर कोई फोर्स नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ऐसी हम बात करें गामा किरण, तो गामा किरण पर भी कोई चार्ज नहीं होता, पर अल्फा रे पे चार्ज होता है, अल्फा कण पे चार्ज होता है। अल्फा कण पे होता है चार्ज +3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम होता है ना। तो अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया बाबू, सी नंबर सही आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक बिंदु आवेश Q को E परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तब आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, है ना। तो अभी हम लोग देखे थे एक फॉर्मूला था, E बराबर था F/Q0 या F/Q कह ले, है ना। तो आपसे पूछा गया कि इस Q पर या Q0 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। अगर हम Q0 की जगह पे Q ले ले तो E बराबर फॉर्मूला हो गया हमारा F/Q, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। तो लगने वाला फोर्स कितना हो गया, Q इंटू E हो जाएगा ना, तो F बराबर QE हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है ना कि L भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा जाता है, ठीक है। तो घन के एक तल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। बोला गया ना कि एक घन है और इस घन के केंद्र बिंदु पर एक +Q आवेश ला करके रख दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि घन के केवल एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि अगर हम गॉसियन सतह इसको हम गॉसियन सतह मान ले, तो गॉस ने क्या बोला था कि किसी भी बंद सतह के अंदर जितना आवेश रखा हुआ है सबको अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद उसको ε0 से भागा लगा देंगे हम, यानी डिवाइड कर देंगे, तो वही आपका जो है टोटल फ्लक्स होता है। तो अगर हम बात करें फाई टोटल की कि इस घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो है बाबू वो कितना हो जाएगा, Q/ε0 गॉस के थ्योरम के हिसाब से। अब फाई टोटल जो है एक्चुअल में घन में कितना भुजा है, तो 6 भुजा है, तो 6 भुजा से गुजरने वाला फ्लक्स है Q/ε0। तो एक भुजा से गुजरने वाला क्या हो जाएगा, Q/6ε0 हो जाएगा ना। जैसे 6 रुपया में मान लीजिए कि 10 आम मिल रहा है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 10/6 आम, तो सेम वही है। तो Q/6ε0 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक गोलीय चालक, क्या कह रहा है सवाल कि एक गोलीय चालक की जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैराड है। कितना दिया हुआ बाबू, 1 माइक्रोफैराड। तो आपसे पूछा गया कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि गोलीय चालक की जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो C बराबर कितना होता है, 4πε0 इंटू R। याद करो कितना होता है, C बराबर 4πε0 इंटू R। अब इस फॉर्मूला का यूज करके रेडियस आपसे पूछा गया, रेडियस निकाल लेंगे। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ सवाल में, 1 माइक्रोफैराड, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू R का मान चाहिए 9 इंटू 10⁻9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू R। 9 में से 6 जाएगा 3, गुना में पावर जुटता है, तो देयरफॉर 9 गुने 10 के पावर 3 मीटर किसका वैल्यू आया, R का वैल्यू। 9 गुने 10 के पावर 3 मीटर यानी 9000 मीटर। 10 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000। तो 9000 मीटर किसके बराबर होगा, 9 किलोमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 9 किलोमीटर के। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, C सही हो गया, ठीक है। क्या इतना तक के समझने में कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी संधारित्र की धारिता जो है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम प्लेटों के आकार यानी एरिया वगैरह की बात कर ले हम, ठीक है,
प्लेटों के बीच का अंतराल की बात कर ले तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D में एरिया और D दोनों आता है, ठीक है। तो प्लेटों के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि C बराबर फॉर्मूला तो होता है Q बाई V, तो अगर हम Q को बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसके रेशियो में, इसके अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो C जो है वो आवेश पर डिपेंड नहीं करता, लगता है कि आवेश पर डिपेंड करता है पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो प्लेट के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका सही आंसर, क्योंकि जो नहीं है वही सही है। सवाल ही ऐसा नहीं को ही पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर में, पहले कैसे जोड़ा गया है, समांतर में, और बाद में कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। पहले किस में जोड़ा गया बाबू, समांतर में। तो हम लोग को पता है कि समांतर के लिए C पैरेलल इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला N इंटू C, और अगर श्रेणी क्रम की बात कर ले हम तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आपका CS बराबर C बटा N। तो बोला कि दोनों का अनुपात क्या होगा, और जहां N जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर है, N जो है संधारित्रों की संख्या है ना, तो CP बाई CS पूछा गया, तो CP बाई CS कर लेंगे। समांतर और श्रेणी का अनुपात, समांतर और श्रेणी का अनुपात, समांतर को किससे लिखते हैं, CP से, और श्रेणी को किससे लिखते हैं, CS से। तो CP का वैल्यू दिया हुआ है NC और CS का वैल्यू दिया हुआ है C बटा N, तो N कहां चल जाएगा, ऊपर। तो देख रहे हैं C ने C को मार दिया तो बचा कितना, N स्क्वायर, और N मतलब धारिता की संख्या, N मतलब क्या है, धारिता की, संधारित्र की संख्या। तो यहाँ संधारित्र कितना दिया हुआ है, 3, तो इन के जगह पर रखेंगे यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9 अनुपात 1, ऊपर 9 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है वोल्ट मीटर इनवर्स मात्रक होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है वोल्ट मीटर इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि मीटर जब नीचे आएगा तो इनवर्स यानी नेगेटिव पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, अभी बताए थे, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, और वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, है ना, क्योंकि ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। वोल्ट मीटर दे दिया तो वोल्ट मीटर होता है फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, और वोल्ट पर मीटर दिया तो वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की जगह पर फ्लक्स मार करके चले आते हैं ना। तो खैर इस पर ध्यान रखना है कि वोल्ट पर मीटर है तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, याद करो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, रो का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला कि R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। इसमें रो पूछा गया तो रो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। आर का यूनिट देखेंगे तो ओम, और ए का यूनिट देखेंगे तो मीटर स्क्वायर, और एल का देखेंगे तो मीटर, तो मीटर ने मीटर को मार दिया तो बचा क्या, ओम इंटू मीटर, तो ओम इंटू मीटर कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, ओम मीटर। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल कैसे बिहेव करेगा, परम शून्य ताप पर, है ना, जीरो टेम्परेचर पर अगर बात कर ली जाए, जीरो टेम्परेचर पर कोई भी सिलिकॉन का क्रिस्टल जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये सवाल पूछा गया। तो सिलिकॉन क्या है बाबू, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक में खूबी होती है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अर्धचालक का रेजिस्टेंस घटता है, यानी उसमें जो है मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन करने वाला जो है उसका संख्या बढ़ता है। कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो एक्चुअल में जो है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं अर्धचालक पर तो उसका रेजिस्टेंस घटता है, जिसके कारण उसमें ज्यादा करंट पास होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि जीरो टेम्परेचर है, यानी उसका टेम्परेचर जीरो है। तो जीरो टेम्परेचर पे अगर हम बात कर लें तो जो क्रिस्टल बनती है, तो क्रिस्टल का जो मतलब क्रिस्टल में दो तरह का बैंड बनता है ना, कंडक्शन बैंड बनता है और एक वैलेंस बैंड बनता है। तो जब जीरो टेम्परेचर रखते हैं तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहता है, वो कंडक्शन का काम नहीं करता है। तो जिसके कारण ये पूर्ण कुचालक की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, पूर्ण कुचालक की तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए हम। तो अगला सवाल आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? तभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक के? कोई दिक्कत समझने में? अरे हाँ ना, तो कम से कम बोलो जी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो अभी हम क्या समझाए थे कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है ना। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, मतलब अर्धचालक से ज्यादा करंट पास होगा। पर कंडक्टर में क्या होता है, चालक में उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है, इसका सही आंसर हो गया 15 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये भी बहुत बार सवाल में पूछा गया, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है, P बराबर फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य। देखो यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसमें इस सवाल में गलती होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 के जगह पे 1 ही लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है उस पे कितना आवेश, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अभी बताए थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद जैसे ये वोल्ट था वैसे वोल्ट लिख दिए, तो कूलम इंटू वोल्ट। अब अगर हम बात करें कूलम इंटू वोल्ट की तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और कूलम इंटू वोल्ट जो है वो जूल होता है। क्या होता है, कूलम इंटू वोल्ट जूल। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन दे दिया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। कई सारे बच्चों गलती कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे देखा इसको देखा मार दिया सही, इलेक्ट्रॉन की जगह पे इसको, वोल्ट की जगह पे इसको, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका यूनिट कूलम इंटू वोल्ट क्या देगा, जूल देगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी नंबर, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, बाकी वो भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो ये किसका नियम है, पहले तुम लोग बताओ जल्दी, किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है ये, किरचॉफ का प्रथम नियम है ना। तो प्रथम नियम जो है आपका संधि का नियम, जंक्शन का लॉ। तो जंक्शन का लॉ क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो कुल योग होता है, I1 I2 है ना, I3 I4, ये टोटल करंट जो है इसका कुल योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है ना। तो सभी धाराओं का कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो आपको बता दें हम कि जब आवेश रेस्ट पे होता है, जब आवेश विरामावस्था में होगा, रुका हुआ रहेगा, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, पर जब आवेश मूव करने लगेगा, चलने लगेगा, तो वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो अगर हम म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की अगर बात कर ले बाबू, तो म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन, इसको देखो सॉल्व करके हम डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। तो डायमेंशनली अगर इसको सॉल्व करते हैं म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट को, तो हम म्यू नॉट का डायमेंशन की अगर बात कर ले तो म्यू नॉट का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है ना। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 A-2, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का होता है M-1 L-3 T4 A2। अब इस पे है रूट लगा हुआ, अंदर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं -1 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। एक बार मेरे साथ बोल देना क्या आएगा, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 और 1, और पहले से एक 1 था तो m कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसी अगर बात करें यहाँ पे -3 ऊपर जाएगा तो +3 और 1 l पहले से है तो 4l हो जाएगा। यहाँ 4 है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 2 पहले से माइनस में था तो -6 हो जाएगा। यहाँ 2 ऊपर जाएगा तो -2
और 2 माइनस पहले से था तो -4 हो जाएगा। अब रूट का मतलब कितना पावर 1/2 और सबको डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर यहाँ देखे बहुत अच्छे से तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ m बच जाएगा, ठीक है। 4 से 2 कटेगा तो l पे पावर 2 बचेगा, इससे कटेगा तो -3 और इससे कटेगा तो -2। अब जिसका वीमा मैच कर जाएगा वही आंसर है। तो अगर हम न्यूटन पर कूलॉम की बात कर ले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीमा ये आता नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन का होता है mlt -2 और कूलॉम का होता है at। तो जब इसको मैच करवाएंगे तो mlt -3 a -1, यहाँ देख रहे ml2 यहाँ आ रहा क्या mlt-3, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अगर हम बी रेजिस्टेंस की बात कर ले तो रेजिस्टेंस का वीमा सेम यही होता है ml2t-3 a -2। तो आपका सही आंसर क्या हो गया बाबू, बी नंबर, है ना। अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है या उसका मात्रक क्या होता है, तो ओम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है कि एक ही दिशा में जाती हुई 2 समांतर इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज जो है वो क्या करेगा, है ना। मतलब ऐसे देख कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक ही दिशा में जा रही है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। और 2-2 पुंज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन 2-2 पुंज जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर अभी बात कर लेते इलेक्ट्रॉन का भी एक पुंज यहां पर भी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, पहला सवाल में पूछ रहा क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ना तो आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन पुंज की बात कर ले और ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक ही दिशा में जा रही, मतलब मूव कर रहा, रुका हुआ नहीं, ये चल रहा है, तो आपको एज ए करंट की तरह इसको ट्रीट करना है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को मान लो कि एक करंट है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है तो इधर भी करंट बह रहा है, यहाँ पे आई, और इधर भी करंट बह रहा आई। तो हम लोग को पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट बहती है तो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपको पता होगा ये टॉर्क यानी बल आघूर्ण जो है, ये m जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण, और b जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है बाबू, तो टॉर्क सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश राशि है तो इसका गुणनफल भी सदिश होना चाहिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है, ये क्रॉस, तो टॉर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर वाला मल्टीप्लीकेशन, बाकी ये सब मोहमाया है ना। 2 ऑप्शन जो है दिया हुआ। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक 0 कहां पर होगा, तो अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर ले तो b भी बराबर होता है b sin थीटा। क्या हो जाएगा, b भी बराबर b sin थीटा। अब थीटा का मान हम कितना रखें कि b भी का मान 0 हो जाए, तो आंसर है 0 डिग्री रखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, तो थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे हम 0 डिग्री, तो b भी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो किस जगह पर थीटा 0 होगा, तो आंसर है कि चुंबकीय निरक्ष पर थीटा का मान क्या होगा, 0। क्योंकि हम अगर बात करें ग्लोब लेकर के बात करें, आपको दिखाते हैं हम ग्लोब लेकर के, है ना। इस तरह से हमारे पास ग्लोब है कि जब हम अर्थ पर मैग्नेट को लेके जाते हैं, हम इस तरह से, आपको दिख रहा होगा ग्लोब, तो जब हम अर्थ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैग्नेट को लेके जाते हैं बाबू, तो जब हम निरक्ष पे, जैसे हम यहां देखें तो इस तरह से मैग्नेट ऐसे करके मूव होते जाता है, ठीक है। जब हम निरक्ष पे पहुंचते हैं तो मैग्नेट हमारा पूरा एकदम निरक्ष के पैरेलल हो जाती है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेट अपने आप झुकते जाता है, मैग्नेटिक कंपास। और जब हम यहाँ पोल पे पहुंच जाएंगे, ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, तो मैग्नेट अपने आप सीधा ऐसे हो जाएगा और एंगल कितना बना लेगा, 90 डिग्री। तो ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। और ऐसी अगर हम बात कर ले निरक्ष पर, तो निरक्ष पर कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। तो 0 डिग्री कहां पे होगा, चुंबकीय निरक्ष पर, तो वहीं पर ऊर्ध्वाधर घटक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है विद्युत चुंबक बनाने का सबसे उचित धातु क्या है। तो हम लोग को पता है विद्युत चुंबक हम किससे बनाते हैं, नर्म लोहा से बनाते हैं ना। इसका जो शैथिल्य लूप का जो एरिया होता है या शैथिल्य लूप का एरिया है वो बहुत कम होता है, और स्टील से जो हम लोग जो है अस्थायी चुंबक बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो है यानी म्यू आर का जो मान है, वो म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। बहुत अधिक नहीं होता है, पर 1 से जो है म्यू आर का मान जो है अधिक होता है। और 1 से कम किसका होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, और बहुत अधिक किसका होगा, 1 से, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, बी नंबर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल है उदासीन बिंदुओं पर। तो उदासीन बिंदु हम किसको कहेंगे, तो उदासीन का सिंपल मतलब होता है नेट जीरो। उदासीन का मतलब 0 नहीं होता, उदासीन का मतलब होता है नेट 0, है ना, कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कि पहला क्या रहा कि b बड़ा है, bh छोटा है,
कभी जीरो आएगा नहीं। एक के पास ज्यादा, एक के पास कम है, दोनों मिलकर कभी जीरो हो सकता है? नहीं जीरो हो सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। एक के पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, ये दोनों मिलकर कभी जीरो होगा? जीरो करने के लिए इक्वल होना चाहिए ना, तो ये भी कभी जीरो नहीं होगा। यहां कह रहा बी और बी एच बराबर, इक्वल हो गया कि नहीं? इक्वल एंड अपोजिट होगा। हो सकता है कि मेरे पास जितना है सामने वाला उतना ही कर्जदार है, तो दोनों मिलकर के जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो बी और बी एच क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी डी बी बराबर जीरो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उदासीन का मतलब जीरो नहीं, उदासीन का मतलब नेट जीरो, कुल मिलाकर के जीरो होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया सी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में तो है ही है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कि लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है कैसे, ऐसे करके भी सवाल पूछते रहता है, ठीक है। पूछा भी गया प्रीवियस में, तो ध्यान रखिएगा। तो लेंज का नियम जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आंसर है ऊर्जा के संरक्षण पर, है ना। लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा सवाल कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो प्रेरकत्व का इनमें से कौन सा मात्रक जो है प्रेरकत्व का है, तो जब हम प्रेरकत्व को तोड़ेंगे तो एक्चुअल में वो आएगा ओम इंटू सेकंड आएगा। कितना आएगा? ओम इंटू सेकंड। प्रेरकत्व जैसे होता है हेनरी होता है, और इसका अगर देखेंगे तो एल बराबर जैसे होता है फाई बटा आई, तो फाई का हो जाता है आपका वेबर हो जाता है, ठीक है। आई का आपका हो जाता है एम्पियर हो जाता है, इस तरह से। अगर हम फाई को भी तोड़ेंगे तो फाई बराबर होता है बी इंटू ए, यानी टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से हम तोड़ते जाएंगे तो हमको फाइनली मिलने वाला है ओम इंटू सेकंड मिलने वाला, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम इंटू सेकंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एल बाई आर जो है इसकी वीमा निम्नलिखित में किसकी वीमा के बराबर है? एल बाई आर। तो आपको बता दें कि एल बाई आर जो है ना, एल बाई आर जो है वो एक्चुअल में आर बाई एल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी। तो एल बाई आर जो है उसका उल्टा है, तो ये किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगा, यानी टाइम के बराबर। तो ऐसे ढूंढ लेना है, तो रूट एल सी। हम लोग को याद है ओमेगा बराबर या फ्रीक्वेंसी बराबर जो होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब इसी को जब हम पलट देंगे तो ऊपर आ जाएगा ये रूट एलसी 2 पाई, इसका तो कोई वीमा होगा नहीं, है ना। 2 पाई एक नंबर है, जस्ट नंबर है। तो एलसी जो होगा इसको जब हम पलटेंगे तो ये 1/f बराबर हो जाएगा ऊपर में एलसी, और f का वीमा होता है t-1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t, तो t बराबर हो गया अंडर रूट एलसी। तो किससे मैच किया? आपका सी नंबर ऑप्शन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है आई नॉट जो है वो किसके बराबर है? 5√2 एम्पियर है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? IRMS का वैल्यू क्या होगा? तो IRMS हम लोग सीखते हैं अल्टरनेटिंग करंट में, तो IRMS का फॉर्मूला होता है I नॉट बाई √2। कितना होता है बाबू? I नॉट बाई √2। I नॉट का वैल्यू यहां दिया हुआ 5√2 और बाई √2 ने √2 को मार दिया तो बचा कितना? 5 एम्पियर। कितना बच गया? 5 एम्पियर। तो IRMS का वैल्यू कितना हो गया आपका? 5 एम्पियर हो गया ना। तो सही आंसर आपका क्या? 5 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रेरकत्व है, ठीक है। तब श्रेणी क्रम में लगे हैं, तब परिपथ का प्रतिबाधा होगा। तो परिपथ का प्रतिबाधा कितना होगा? ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा के लिए Z का फॉर्मूला देखें तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो Z बराबर R का वैल्यू देखें तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर प्लस XL, यहाँ पे ओमेगा L होना चाहिए, ठीक है। तो XL के जगह पे आपका दिया हुआ 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 36 का जो सही आंसर आएगा उसका रूट आएगा 10 ओम, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 10 ओम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो है आपका तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर जो है दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो आपको हम बताते चले कि तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी तप्त तार वोल्टमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों के दोनों जो है उष्मीय प्रभाव पर डिपेंड करता है ना, उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया उष्मीय प्रभाव पर। अगला सवाल है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, यानी कि ऐसा कोई परिपथ हो जिसमें केवल
प्रेरकत्व लगा हो, केवल L हो, तो उसका शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर जो है एक्चुअल में cos फाई होता है। क्या होता है? cos फाई। तो अगर हम बात कर ले कि केवल प्रेरकत्व, तो केवल प्रेरकत्व में जो कलांतर का मान होता है, फाई का मान होता है, ये फाई का मान होता है आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, फाई जो होता है, सॉरी, केवल प्रेरकत्व में फाई का मान होता है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, केवल प्रेरकत्व जब लगे रहते हैं तो केवल प्रेरकत्व में वोल्टेज आगे चलता है और करंट किधर चलता है? पीछे, और दोनों के बीच में कलांतर होता है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें प्रत्यावर्ती धारा को ही हम लोग ट्रांसफर करने के लिए यानी चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेरित धारा है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, एक में देते हैं करंट, दूसरे में आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो दिष्ट धारा को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो दिष्ट धारा जो है संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा? ठीक है, तो एल आर परिपथ का प्रतिबाधा जो होता है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। डी आपका सही आंसर है। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है? तो अवरक्त तरंगे की बात अगर कर ले हम, इंफ्रारेड रेज, तो ये तो आपका है, ये सही आंसर, मतलब ये सही आंसर नहीं है, ये अवरक्त तरंग जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ऐसी गामा तरंग की बात कर ले तो ये भी आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसी आपका एक्स तरंग की बात कर ले तो ये भी आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग है। पर अल्फा तरंग जो है, अल्फा तरंग नहीं बल्कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण है, जिस पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है और 4 प्रोटॉन के मास के बराबर मास होता है। तो अल्फा तरंग जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो गया? अल्फा तरंग, क्योंकि जो नहीं है वही सही है। ऐसा ही आपका सवाल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन है? तो हम बात करें कि सबसे अधिक आवृत्ति इनमें से किसका है? तो गामा तरंग का है ना। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा तरंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण कैसे होता है? तो आंसर है वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण है वो E क्रॉस B के समांतर, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग में पहले E जनरेट हुआ और उसके परपेंडिकुलर जो है B जनरेट होता है, और उसी हिसाब से जो है दोनों वेव जो दोनों का दोनों जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव के रूप में जो है आगे प्रोपेगेट करते हैं ना, चलने लगते हैं। ठीक है, तो E और B के समांतर होता है, E क्रॉस B। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है इसकी विमा क्या होगी? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है ना वो ऊर्जा घनत्व है। एक्चुअल में क्या है? ये ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, मतलब एनर्जी डेंसिटी है, विद्युत ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, ऊर्जा घनत्व की अगर बात कर ले तो U बटा आयतन होता है। मतलब U अगर देखा जाए तो ऊर्जा बटा आयतन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा घनत्व की बात अगर कर ले हम तो ऊर्जा घनत्व जो है इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा आयतन। तो ऊर्जा की अगर हम बात कर ले, आप दोनों ऐसा चाहो तो एप्सिलॉन नॉट का विमा ई का विमा लगा करके गुना भाग कर सकते हो, पर डायरेक्टली फार्मूला से आसान हो जाएगा। तो ऊर्जा का विमा होता है ml2t-2 और आयतन का होता है L3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1t-2 आएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ml-1t-2 हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में, ये असाइनमेंट में देखो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि क्रांतिक कोण साइन C बराबर होता है V1/V2। और अगर हम बहुत अच्छे से डायग्राम से इसको समझे तो एक्चुअल में बोल रहा है किसी माध्यम से, तो ये हमारा हो गया माध्यम, और यहां से कहां जाना है हमको? निर्वात से, क्योंकि सघन से हमको विरल जाना होता है क्रांतिक कोण के लिए। और यहाँ पे बन रहा आपका क्रांतिक कोण, ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो ये पहला माध्यम है, तो यहाँ मान लेते हैं प्रकाश का वेग V1, और दूसरा माध्यम है प्रकाश का वेग को कितना मान लेते हैं? V2। तो साइन C का मान सवाल में कितना दे दिया बाबू? 30 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री रखें बराबर V1
माध्यम में प्रकाश का वेग, जो आपसे पूछा गया, तो V1 को V1 रहने देते हैं। V2 निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है एक बार मेरे साथ बोल दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो sin 30 का मान बोलो कितना होगा, 1/2। sin 30 का मान 1/2 और ये इधर गुना हो जाएगा तो 3 × 10⁸ इज इक्वल टू V1। अब यहाँ पे 3/2 का वैल्यू कितना होगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि किसका वैल्यू हो गया, V1 का वैल्यू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर हो गया है ना सही आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है कि +3 डायोप्टर एवं -3 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, कितना कितना है, एक है +3 डायोप्टर और एक है -2 डायोप्टर, और ये दोनों को मिलाकर के एक लेंस बनाया गया है, कंबाइन लेंस है, और इसका फोकस दूरी क्या है। तो हम लोग पहले इसका समतुल्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो पी नेट, जब 2 लेंस को सटा करके रखते हैं तो पी नेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो होता है P1 + P2। अगर हम P1 की बात कर ले तो P1 है 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2, 3 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो पावर का वैल्यू आ गया 1, तो फोकस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/पावर। तो 1/पावर का वैल्यू 1, तो 1/1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि सही आंसर आपका क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला सवाल आपका है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम बात कर ले तो दूरदर्शी कुछ इस तरह से होता है ना, एक लेंस यहाँ, एक लेंस यहाँ, 2 लेंस। तो इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका जो है ना, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है भी, और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे उल्टा बनता है। ठीक है, अगर इसका हम A', B' नाम रख दे तो दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद जो रिजल्टेंट इमेज बनता है A', B', ये उल्टा बनता है, और ये आभासी भी बनता है, क्योंकि ये रियल में मिलती नहीं है, मिलाना पड़ता है। तो उल्टा और आभासी, तो काल्पनिक एवं उल्टा। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक एवं उल्टा बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य कि 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तब परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच का कलांतर कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि परिणामी आयाम जो है AR बराबर होगा √A1² + A2² + 2A1A2 cos φ, जहां पे φ जो है आपका कलांतर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट आयाम जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किस पे, cos φ पे। यानी cos का मान अगर मैक्सिमम तो आयाम का मान मैक्सिमम, cos का मान मिनिमम तो आयाम का मान मिनिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि cos का मान मैक्सिमम कब होगा। तो आंसर है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो cos का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अगला सवाल की तरफ। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है ना। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, कह रहा है ना कि किस घटना से हम ये पता लगा लेते हैं कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो क्या विवर्तन से? नहीं, विवर्तन से ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि विवर्तन जो है ध्वनि का भी होता है और ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। अपवर्तन से नहीं, अपवर्तन से भी नहीं, व्यतिकरण से भी नहीं, ध्रुवन केवल जो है अनुप्रस्थ तरंग की होती है। ठीक है, तो प्रकाश के ध्रुवन से पता चलता है कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि कैसी है, अनुप्रस्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है। तो आपको बता दें कि कंपन तल और ध्रुवन तल जो होता है, अगर मान लीजिए कि कंपन तल इसका ऐसे है, मतलब इस तरह से कंपन तल अगर ऐसे है तो ध्रुवन तल इस पे ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है कंपन तल और ध्रुवन तल की। अगर हम बात कर ले तो ध्रुवन तल जो है आपका इस तरह से रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो कंपन तल और ध्रुवन तल जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल की तरफ। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में अगर हम
आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो उसमें से निकलने वाला, धातु में से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है, और जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश वैद्युत धारा का। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से धारा का मान क्या होता है आपका, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है? ठीक है, यानी किसके लिए निरोधी विभव का मान जो है सबसे कम होगा। तो अगर हम बात कर ले कि निरोधी विभव, तो एनर्जी की बात करें हम, तो एनर्जी बराबर फॉर्मूला, एनर्जी जो है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ का। मतलब जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। और उसी का जो है निरोधी विभव भी, यानी इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दे निरोधी विभव को स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो निरोधी विभव जो है समानुपाती हो जाएगा। तो जिसका लेमडा सबसे ज्यादा उसका निरोधी विभव क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि वो एकदम कम एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला है। तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है, लाल रंग का। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो उसका जो है निरोधी विभव सबसे कम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो गया आपका बाबू, लाल प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है आपका, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। तो द्रव्य तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लेमडा बराबर होता है h/p। किसके बराबर होता है, लेमडा बराबर h/p हो जाता है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो आपका मॉडर्न फिजिक्स में देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कारण कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो आपको याद होगा कि बोहर का परमाणु मॉडल जो था, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूमती है जिसका कोणीय संवेग जो है h/2π के पूर्णांक गुणज में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है कि कोणीय संवेग जिसका h/2π के बराबर होगा उसी में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगी। तो इसका सही आंसर आपका हो गया h/2π। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ना अलग अलग साइंटिस्ट रिसर्च करके देखे तो सबको अलग अलग तरह का मतलब वेव, अलग अलग तरह का वेव दिखा। ठीक है, अलग अलग तरह का तरंग दिखा। तो वैसे लाइमन श्रेणी जो है, लाइमन श्रेणी में यानी लाइमन नामक साइंटिस्ट ने, उसने क्या देखा, पराबैंगनीकरण का खोज किया, पराबैंगनी क्षेत्र का खोज किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो लाइमन श्रेणी किसमें पड़ती है आपका, पराबैंगनी क्षेत्र में। और ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी मान करके चलना है। चलिए अगला सवाल जो है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तभी हम इससे पहले भी चर्चा किए थे कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 + 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, जो कि प्लस में। तो आपको दिख रहा होगा इसका कितना गुना है, 2 गुना। 16 गुना कितना होता है, 32। तो इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना। और अगर द्रव्यमान की बात कर ले कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो 4 गुना होता है। द्रव्यमान कितना गुना, 4 गुना, और आवेश कितना गुना, 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो 1 AMU में कितना ऊर्जा आएगा। तो आंसर है इसका कि अगर हम 1 AMU से ऊर्जा निकालें तो आइंस्टीन का इक्वेशन होता है बाबू E = mc²। कितना होता है, E = mc²। बहुत ही फेमस इक्वेशन है। 1 AMU की बात कर ले तो 1 AMU जो है वो एक्चुअल में एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, जो कि 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। और जब यहाँ पे मास का वैल्यू 1.66 × 10⁻⁻27 और c का वैल्यू, c = लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ का जब हम होल स्क्वायर करेंगे और जब इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी तो ये जूल में आएगा, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सही आंसर क्या हो गया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ जाए, पर देख लो, अगर नोट डाउन भी करना चाहते हो तो नोट डाउन भी करते जाना। जितना जैसे हम लोग सवाल कर रहे हैं तो उसमें कई सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह है, कई सारा कंसेप्चुअल सवाल है। तो आपको जो है उसमें जो जो सवाल लग रहा है कि हमसे डील नहीं हो पा रहा, तो उसको नोट डाउन भी करना है, फिर रिवीजन करने में वो काम आएगा ना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा सवाल रिपीटेड है। देखो 70 ऑब्जेक्टिव सवाल है तो 70 में जो है 70 भारी नहीं होगा, यानी 70 के 70 सवाल टफ नहीं है, या 70 के 70 सवाल ईजी नहीं है। उसमें से 50 सवाल जो है बहुत ईजी, बहुत हलवा है,
जो आपका पढ़ा हुआ है एकदम एक बार में देख करके बना दे रहे होंगे। 10 सवाल जो ऐसा होगा कि थोड़ा से मॉडरेट होगा, 10 सवाल ऐसा होगा कि जो आपके दिमाग से बाहर भी निकल रहा होगा ना, तो इस तरह का सवाल। लेकिन आपको बनाना 35 है, 70 नहीं देखना है, 50 नहीं देखना, आपको तो 35 से देखना है ना, और 35 जो है आपके मतलब हाथ में है, तो घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या करे कि सूर्य की विकिरण का जो विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत होता है बाबू, तो वो होता है आपका नाभिकीय संलयन। किसके द्वारा होता है? सूर्य जो है, सन जो है, एनर्जी को जो रेडिएट करती है, तो वो किस घटना के कारण? नाभिकीय संलयन घटना के कारण, है ना, नाभिकीय संलयन के कारण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका है पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होती है, तो पी टाइप अर्धचालक जो है वैद्युत रूप से उदासीन होती है। कैसा होता है? उदासीन होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्या है कि जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव, पोटेंशियल बैरियर, प्राचीर विभव जो है वो लगभग कितना होता है? तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है बाबू कि जब भी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि पी टाइप एलिमेंट, पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल जिस जगह पे मिलता है उस जगह पे एक डिफ्लेक्शन लेयर बन जाता है, अवक्षय परत बन जाता है। यहाँ पे एक अवक्षय परत बन जाता है ना, और इसी परत के बीचों बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जर्मेनियम की अगर बात कर ले हम, तो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो लगभग 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर कितना हो गया? 0.3 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका है आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान जो होता है वो कितना होता है? तो ये 0 और 1 के बीच होता है ना। तो 0 और 1 के बीच, शायद शून्य नहीं, 1 और इनफिनिटी के बीच, अनंत नहीं, 0 और 1 के बीच, यानी 1 और 0 के बीच होता है। तो आयाम मॉड्यूलेशन जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में देखना है इसको। तो आयाम मॉड्यूलेशन जो है, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, है ना, तो ये सब जो है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में देखना। तो 0 और 1 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, यदि गोले पर, ये भी देखो बहुत बार पूछा गया सवाल है, यदि गोले पर आवेश कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम हो, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपसे पूछा गया सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। मान ले गोला है और इसको कितना आवेश दे दिया? 10 माइक्रोकूलम दे दिया आवेश, है ना। तो अगर गोला है तो ये बंद सतह है, तो बंद सतह की बात कर ले हम, तो गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्या अगर हम इसको नीचे भी 4 पाई से गुना कर दे, ऊपर भी 4 पाई से गुना कर दे, तो किसी को कोई दिक्कत, बेईमानी तो हुआ नहीं, दोनों को सेम दिया है ना, ऊपर भी 4 पाई नीचे भी 4 पाई दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर होता है? 9 × 10⁹ के बराबर होता है ना। फिर ऊपर में बच गया क्यू का मान कितना दिया हुआ? 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 और 4 पाई जैसे है वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो 9 और 4, तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 पाई, और गुने 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 1 कितना हो जाएगा? 4, तो 10⁴ 36 पाई गुने 10⁴, बाकी यूनिट इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो गया ए नंबर हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वाप्रेरकत्व L तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो हम लोग को पता है कि ओमेगा इंटू L जो होता है वो XL के बराबर होता है, प्रेरकीय प्रतिघात जिसको कहते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरकीय प्रतिघात। तो एक्सेल जो कि रेजिस्टेंस के जैसा होता है, रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए इसका मात्रक कह ले या इसकी इकाई कह ले, ये किसके बराबर होगा? ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? ए नंबर। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक आवर्धक ग्लास या आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, कितना दिया हुआ है? 12 डायोप्टर, तब इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो ये भी देखो बहुत अच्छा सवाल है ना। तो लेंस की क्षमता कितनी दी हुई बाबू? 12 डायोप्टर। क्षमता को लिखते हैं हम लोग P से, और आवर्धक लेंस कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। तो P बराबर दिया हुआ आपका 12 डायोप्टर। तो आपसे पूछा गया आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा, आवर्धक ग्लास कह ले, सरल सूक्ष्मदर्शी कह ले, तो ये लगभग क्या आपस में बराबर हुआ। ठीक है, तो M बराबर जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे आवर्धन क्षमता होता है 1 + d/f। तो P 12 दिया हुआ, तो अगर हम यहां से F निकाल लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P। फॉर्मूला होता है फिर फोकस और क्षमता के बीच में रिलेशन। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/P, फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/P। 100 का वैल्यू 100, P का वैल्यू की अगर बात कर ले तो P बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। रख देंगे यहाँ पे 1 + d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25, और F की जगह कितना रखेंगे? 100/12। 12 कहां चला जाएगा? ऊपर। 25 चौके
100, 4 तिया 12 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपका सही आंसर कितना हो गया 4 होगा। ठीक है, ये भी प्रीवियस सवाल है, पूछा गया सवाल, तो ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम जो है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP। ब्रूस्टर का नियम का जो गणितीय रूप है वो क्या है? म्यू बराबर tan IP होता है ना। तो म्यू बराबर tan IP आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तब संतुलन बिंदु जो है वो प्राप्त होगा। तो अगर हम बात कर ले कि लंबाई बढ़ा दी जाए तो विभव मापी का जो विभव प्रवणता होता है के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लेंथ का। ठीक, और इसी का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संतुलन बिंदु। तो अगर हम देखें कि लंबाई को जब हम इंक्रीज कर देंगे, लंबाई को जब हम इंक्रीज कर देंगे तो संतुलन बिंदु की जो लंबाई होगी या संतुलन बिंदु का जो पोजीशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब वो भी इंक्रीज हो जाएगा मतलब वो अब अधिक लंबाई पर जाकर के मिलेगी। पहले संतुलन बिंदु अगर यहां मिल रहा था तो अब लंबाई बढ़ा देने से अब संतुलन बिंदु हमको यहां मिलेगा, तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी अब अधिक लंबाई पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आपका सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि नैंड गेट का जो है बुलियन व्यंजक होता है। तो नैंड गेट जो है एक्चुअल में बनता है एंड गेट और नॉट गेट से, और इसका बुलियन व्यंजक अगर हम बात करें नैंड गेट का तो नैंड गेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया, यहां पे एक सर्कल लगा देंगे तो ये आपका हो गया नैंड गेट। तो ये आपका है नैंड गेट, है ना। तो नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है ए एंड बी का नॉट इक्वल वाई। तो ए एंड बी का नॉट इक्वल वाई। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल आपका है कि एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? तो समतल तरंगाग्र कहते हैं कि जब किसी लाइट सोर्स से तरंगे निकलती है और वो तरंग बहुत दूर चली जाएगी तब जो तरंग का पैटर्न बनने वाला है वो समतल बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्रोत है तो इससे जब तरंग निकलेगा तो शुरू में गोलीय निकलेगा अगर बिंदुआ स्रोत है तो। अब ये गोला ऐसी करते करते जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा गोला। अब बहुत दूर चले गए हम, है ना, इन्फिनिट दूरी पर चले गए, तो अब ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हमको ऐसा सीधा दिखेगा, और इस सीधा जो दिख रहा है इसको हम कह देते हैं समतल तरंग। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण का पृथ्वी पर जो तरंगाग्र बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, गोलीय या समतल? तो समतल बन रहा होगा क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है ना। तो समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र का भी बहुत दूर वाला भाग है, मतलब उसी का एक भाग है। बेलनाकार तरंगाग्र होता है जब रेखीय स्रोत, कुछ ऐसा स्रोत जब होती है तो इसके चारों तरफ जो तरंगाग्र बनता है वो बेलनाकार तरंगाग्र बनता है। अब सोच के देख कि जब हम इससे और दूर जाएंगे तो एक और बड़ा बेलन बनेगा, और दूर जाएंगे तो और बड़ा बेलन बनेगा, फिर बहुत दूर जाएंगे तो हमको पूरा बेलन नहीं बल्कि बेलन का एक आख हिस्सा दिखेगा जो कि हमको समतल दिखेगा। तो इसका मतलब है कि समतल तरंगाग्र गोलीय और बेलनाकार दोनों का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किट है आपका, है ना। तो पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सर्किट का आउटपुट की बात कर ले तो ये एक्चुअल में अभी जो आपको हम बता रहे थे कि नैंड गेट है, तो यही नैंड गेट है। ये एक्चुअल में एंड गेट है ना, और ये जो है आपका नॉट गेट है। तो जब हम एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट को इनपुट करवाते हैं तो जो गेट बन के तैयार होता है उसको हम कहते हैं नैंड गेट। और इसका जो सर्किट डायग्राम होता है ये कुछ ऐसा होता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये है आपका नैंड गेट, ये आपका क्या है? नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है बाबू वो y बराबर होता है a एंड b का नॉट। अब a एंड b का नॉट यहां है नहीं, a और b का नॉट है, ये नॉर गेट के लिए हो गया। यहां देख रहे हैं तो a और a नॉट और b नॉट है ना, इसको प्लस को और पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं y इज इक्वल टू a एंड b है। तो इसी चीज का जो है आपका एक फॉर्म होता है y इज इक्वल टू a एंड b का नॉट जो है इसका एक मेथड है डी मॉर्गन। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से जब इस पे हम पुट करेंगे तो a एंड b को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a नॉट और b नॉट। तो a नॉट और b नॉट की अगर बात कर ले तो a नॉट और b नॉट, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? b।
ये नहीं होगा, ऐसा नहीं देखने का। अच्छा यहाँ पे हो सकता है कि बोर्ड जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना, तो ये आंसर ये गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल में इसको हम, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरी। इसका बनाने का एक तरीका और भी होता है, कॉलम बना करके। तो कॉलम बना करके भी देखेंगे तो ये वाला डेटा और ये वाला डेटा जो है दोनों इक्वल आएगा, है ना। इस तरह से जब हम लोग डिटेल्स में जाकर के देखते हैं तो वहां पर कॉलम बना करके भी और बुलियन व्यंजक के थ्रू भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर इसमें क्या है, बी नंबर है। चलिए आगे बढ़ जाए। इसमें तुम देखो ऐसे याद कर लो ना कि अगर ए और बी है, यहां प्लस है, तो इसका डी मॉर्गन मेथड से देखेंगे हम, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। यहां प्लस है तो जब हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो यहां डॉट आएगा। और यहां देख रहे हैं अगर मान लीजिए कि डॉट लगा हुआ है, जिसमें अभी देख रहे थे इसका नैंड गेट का जो देख रहे थे तो वो था y इज इक्वल टू ए एंड बी का नॉट था। तो जिसमें डॉट लगा हुआ है तो उसको जब तोड़ के लिखेंगे तो प्लस करके लिखना पड़ेगा, और जिसमें प्लस लगा हुआ है उसको तोड़ के लिखना पड़ेगा तो डॉट करके लिखेंगे। तो एक दूसरे का जस्ट उल्टा होता है, तो ऐसे भी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 गुने 10 के पावर कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड है, और जल में है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तब क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो फिर से प्रकाश किधर से किधर जा रही होगी, हवा से पानी में या पानी से हवा में, तो आंसर सघन से विरल में जाती होगी। तो यहाँ जल है और यहाँ आपका क्या है, वायु यानी हवा जो कहला, ठीक है। तो प्रकाश एक्चुअल में यहां से जा रही है, यहाँ पे क्रांतिक कोण बन रहा है, तो आपसे पूछा गया कि क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तभी ताजा बताए थे साइन सी बराबर क्या होता है, v1 बाई v2। यहाँ प्रकाश का वेग v1, यहाँ प्रकाश का वेग v2। साइन सी का मान आपसे पूछा गया, v1 का मान जल में वेग कितना दे दिया, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखते हैं वायु में कितना दिया हुआ, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 मर गया, तो बचा कितना यहाँ पे 2/3। तो साइन सी बराबर 2/3। अब यहां से हम सी निकालेंगे बाबू, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू साइन हो जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 2/3। तो सी बराबर साइन इनवर्स 2/3। आपको दिख रहा होगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है साइन इनवर्स 2/3 है, ठीक है। डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम और ऊपर भी बढ़ा लेते हैं, पहले आप एक बार देख लो, दिख रहा है डी बराबर, डी में आपका जो साइन इनवर्स 2/3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है, तो अवतल का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, निकट के लिए। उत्तल का इस्तेमाल दूरदृष्टि दोष के लिए, और बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल अबिंदुकता को दूर करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए हम। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो अपवर्तनांक यानी बेंडिंग पावर, तो जो रंग सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो हम लोग को पता है कि जब हम किसी प्रिज्म से लाइट को गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा मुड़ा रहता है बैगनी और सबसे कम मुड़ा रहता है रेड, और रेड और बैगनी के बीच में आप देख लो तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, बैगनी। तो आपका सही आंसर हो गया बैगनी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए अगला सवाल की तरफ। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर ले तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर होता है डी लैम्डा बाई डी, जहां डी जो है आपका पर्दों के बीच की दूरी है और स्मॉल डी जो है आपका 2 स्लिट के बीच की दूरी है। जब हम लोग व्यतिकरण फ्रिंज को प्राप्त करते हैं S1:2 के बीच की दूरी है। तो लेम्डा तरंगदैर्घ्य है, तो हम क्या देख रहे हैं कि बीटा जो है वो लेम्डा के समानुपाती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, फॉर्मूला से दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है बाबू कि यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः E और VD हो तो संचालकता यानी चालकता जो है इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि J बराबर होता है सिग्मा इंटू E होता है ना, और J इज इक्वल टू होता है NEVD इज इक्वल टू सिग्मा E। अगर यहाँ पे सिग्मा देखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VD और इंटू NE/E, जो कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करके देखें तो सिग्मा बराबर क्या हमको दिखेगा VD/E। तो VD आपका E, ऐसे VD/E जो है मोबिलिटी का होता है, चालकता का मात्रक होता है, चालकता का फॉर्मूला होता है, सॉरी VD/E जो है गतिशीलता का होता है, मोबिलिटी जो है जिसको हम लोग म्यू से लिख देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू होता है आपका VD/E। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग होता है उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। तो VD/E, इसका सही आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि किसी लास्ट सवाल भी है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है।
तो ऊर्जा का क्षय किसमें होता है बाबू? तो हम लोग को पता है कि ऊर्जा वहीं पर लॉस होगा जहां पर करंट का लॉस होगा, ठीक है। तो करंट का लॉस कहां पे होता है? रजिस्टर में। बाकी में तो क्या होता है, प्रेरक में वोल्टेज आगे चल गया तो करंट पीछे पीछे। धारिता की बात कर ले, अगर संधारित्र की बात कर ले, तो करंट आगे आगे चल जाता है, वोल्टेज पीछे रहता है। तो यहाँ पर भी पावर डिसिपेटेड जो है, मतलब शक्ति गुणांक की बात कर ले हम, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाता है और यहाँ पर भी क्या होता है, शक्ति गुणांक जीरो होता है। तो रजिस्टर में ही क्या होता है आपका जो है, पावर लॉसेस होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधक जो है आपका ऊर्जा क्षय रजिस्टर में होता है। तो ये 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जितना हो सके इसको आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि जो है सबको सही आंसर मिल पाए। तो सही आंसर के लिए आपको शेयर करना जरूरी है ना। तो ठीक है, फिर देखते हैं इसका। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो कोशिश करेंगे कि इसका जो है हम वीडियो बना दें सब्जेक्टिव के लिए भी, खास करके 5 नंबर के लिए। 2 नंबर में सवाल आपको ये सब दिख रहा होगा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी सवाल है ना, तो उसको भी देख लेंगे आपका। और 5 नंबर में जो सवाल है तो उसको भी देख लेंगे कि 5 नंबर वाला सवाल को डील कैसे करते हैं। जैसे आपका सवाल है 5 नंबर में, गॉस के प्रमेय को लिखे, आवेशित धातु चालक के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें, है ना। तो ऐसी आपका जो है बायो-सावर्ट का नियम है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता, और एक है आपका ट्रांजिस्टर का एज ए ऑसिलेटर में कैसे क्रिया होती है उसका सचित्र वर्णन करे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखे और इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई, है ना। तो आप अगर मॉडल सेट से, अगर सही तरीके से मॉडल सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ सवाल जो है रिपीट होता है बोर्ड में, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।